हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेटर्स पढ़ रहे थे और उनके टाइप्स जो हैं आज हम वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो है इसका वो है सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर। सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर जो होता है वो इस फिगर में दिखाई गया है, आपको दिखाया गया है। ये है सिंगली रेजोनेंट पैरामेट्रिक ऑसिलेटर। सो इट इज़ शोन इन दिस फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लीनियर क्रिस्टल, जैसे कि आपको दिख रहा है नॉन लीनियर क्रिस्टल है यहाँ पर, प्लेस्ड इनसाइड एन ऑप्टिकल रेजोनेटर, जो कि एक ऑप्टिकल रेजोनेटर के अंदर रखा गया है। सो इन सिंगली रेजोनेंट पैरामेट्रिक ऑसिलेटर एन ऑप्टिकल एन अ नॉन लीनियर क्रिस्टल प्लेस्ड inside an optical resonator. Okay, and crystal is pumped by a it is pumped by a pump laser at the frequency omega p. ओके, तो यहाँ पर लैम्डा पी उसकी वेवलेंथ लिखी है, तो लैम्डा पी वाली या ओमेगा पी फ्रिक्वेंसी की जो पंप लेज़र है वहाँ उससे इस क्रिस्टल को पंप किया जाता है। एंड रेजोनेटर मिरर्स आर सच दैट दीज रेजोनेटर मिरर्स आर सच दैट दी बोथ ऑफ देम हैव हाई ट्रांसमिटिविटी। हाई ट्रांसमिटिविटी है इनकी, ठीक है, एट दी पंप। So these have high transmittivity at the pump and idler wavelengths. Pump and idler wavelengths पे ये high transmittivity show करते हैं and they have high reflectivity. So high transmittivity तो है इनकी pump and idler wavelengths पे, while they have the high reflectivity at the signal wavelength, and signal wavelength पे इनकी जो reflectivity है वो बहुत high है. Okay, thus the resonator provides feedback only at the signal wavelength. इसलिए जो ये रेजोनेटर है फीडबैक जो ये फीडबैक प्रोवाइड करता है केवल सिग्नल वेवलेंथ पे. सो रेजोनेटर प्रोवाइड्स फीडबैक ओनली एट द सिग्नल वेवलेंथ एंड इट इज़ द सिग्नल वेवलेंथ विच कैन ऑसिलेट विद इन द कैविटी. सो सिग्नल वेवलेंथ ही वो वेवलेंथ है जो कि इस कैविटी के अंदर ऑसिलेट कर सकती है, बिकॉज रेजोनेटर प्रोवाइड्स फीडबैक ओनली एट दिस सिग्नल वेवलेंथ. तो सिग्नल वेवलेंथ पे ही ये जो है फीडबैक प्रोवाइड करता है रेजोनेटर. ओके, the loss in the signal wave is compensated by the gain in the signal wave due to the non-linear interaction. So जो सिग्नल वेव में जो लॉस होता है ये कंपनसेट हो जाता है गेन इन द सिग्नल वेव. सिग्नल वेव में जो गेन होता है, बट सिग्नल वेव में जो गेन होता है वो किसके कारण होता है? ड्यू टू द नॉन लीनियर इंटरेक्शन. सो ड्यू टू द नॉन लीनियर इंटरेक्शन द सिग्नल द गेन occurred in the signal wave is responsible for compensation of the loss in the signal wave. Okay, so here it is. So when the signal is pumped by the external laser, जब सिग्नल जो क्रिस्टल है, ये जो नॉन लीनियर क्रिस्टल यहाँ पे शोन है इस फिगर में, दिस क्रिस्टल, व्हेन दिस क्रिस्टल इज पम्प्ड बाय द एक्सटर्नल लेज़र, एक्सटर्नल लेज़र से जब इसको पंप किया जाता है, देन इनिशियली स्पॉन्टेनियस पैरामेट्रिक फ्लोरेसेंस, spontaneous parametric fluorescence takes place, and if phase matching condition is satisfied, then this leads to spontaneous generation of light at frequencies omega s and omega I. So ये फ्लोरेसेंस, आपको पता है फ्लोरेसेंस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ सिग्नल एंड इडलर फोटॉन्स फ्रॉम दी पंप फोटोन. ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो होता है ना सिग्नल एंड इडलर फोटॉन्स का, स्वतः जो उत्पादन बोल सकते हैं आप, जो होता है, जो उत्पत्ति होती है इनकी सिग्नल एंड इडलर फोटॉन्स की पंप फोटॉन से, तो स्पॉन्टेनियस अपने आप जो जनरेशन होता है उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस पैरामेट्रिक फ्लोरेसेंस. ओके, सो जब क्रिस्टल को जो है एक्सटर्नल लेजर से पंप किया जाता है तो इनिशियली स्पॉन्टेनियस पैरामेट्रिक फ्लोरेसेंस जो है होता है इसमें, एंड फेज मैचिंग कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइट एट फ्रिक्वेंसीज ओमेगा एस एंड ओमेगा आई भी होता है. तो ओमेगा एस एंड ओमेगा आई की फ्रिक्वेंसीज की लाइट जनरेट होती है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है उनका भी. ओके,
तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज सिमिलर टू स्पॉन्टेनियस एमिशन इन अ लेजर कैविटी दैट इनिशिएट्स द लेजर ऑसिलेशन। सो जो इट इज सिमिलर टू स्पॉन्टेनियस एमिशन इन अ लेजर कैविटी। लेजर कैविटी जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होता है उसी की तरह होता है ये, जो कि वहाँ पर क्या काम करता है, लेजर ऑसिलेशन को इनिशिएट करता है। ठीक है, सो स्पॉन्टेनियसली इमिटेड सिग्नल एंड इडलर वेव्स propagate through the crystal and their amplitude changes according to the equation this। ये वाली इक्वेशन, ये हमने लास्ट लेक्चर में केवल ये दो इक्वेशंस देखी थी जो हम इक्वेशन उसमें देख रहे थे, एम्पलीट्यूड वाली इक्वेशन। ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन जो था वो देखना आप, सॉल्यूशन हमने लिखा था ई एस जेड एंड ई आई स्टार जेड, सिग्नल और इडलर वेव्स की एम्पलीट्यूड वाली इक्वेशन जो होगी तो वो है ये ई एस ज़ीरो कॉस हाइपरबोलिक जी जेड माइनस आइटा ओमेगा एस एन आई अपॉन अंडरवुड ओमेगा आई एन एस एक्स ई स्टार आई ओ साइन हाइपरबोलिक जी जेड, एंड ई आई स्टार जेड जो है वो है आई अंडरवुड ओमेगा आई एन एस एन आई ई एस ज़ीरो साइन हाइपरबोलिक जी जेड प्लस ई स्टार आई ज़ीरो कॉस हाइपरबोलिक जी जेड। सो ये मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे हम। सो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे हो जाएगा, ये ई एस जेड इक्वल्स टू ई एस जेड एंड ई आई स्टार जेड, एंड ये वाले जो हैं ई एस ज़ीरो एंड ई आई स्टार ज़ीरो, ई स्टार आई ज़ीरो के कंपोनेंट यहाँ पर लिख दिए हैं ये चारों, ये वाला। ठीक है, इसका कंपोनेंट है ये, इसका कंपोनेंट है यहाँ ये, और इसका कंपोनेंट जो है वो है ये आई भी ऐसा है, इसका कंपोनेंट ये है। ठीक है, और यहाँ पर इसका कंपोनेंट ये, तो ये सारे कंपोनेंट हम मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख दी। तो ये इक्वेशन जो है वो दिस इक्वेशन the spontaneous emitted signal and Idler waves propagate through the crystal and their amplitude changes according to this equation। तो amplitude जो है वो इस equation के according जो है वो change होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे change होता है। So when the waves reach the mirror, then the mirror only reflects the signal wave and transmits both the pump and the Idler waves। जब waves जो हैं वो mirror पे पहुंचती हैं तो मिरर जो है केवल क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है सिग्नल वेव एंड ट्रांसमिट करता है बोथ पंप और इडलर वेव को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि रिफ्लेक्ट तो क्या करेगा, ये केवल सिग्नल वेव को, ओके, सिग्नल वेव को रिफ्लेक्ट करेगा और ट्रांसमिट करेगा बोथ पंप एंड इडलर वेव। ओके, नाउ व्हेन द सिग्नल इज प्रोपोगेटिंग, ये उसकी बात हो रही है जब वेव जो है क्रिस्टल के थ्रू पास हो रही है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियसली एमिटेड जो सिग्नल और इडलर वेव्स थी जो प्रोपोगेट हो रही है क्रिस्टल के थ्रू। ठीक है, तो तब जो हम उसके बाद जो जो इवेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पर इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो नाउ when the signal is propagating in the reverse direction, अब क्या हो अगर सिग्नल जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो, यानी कि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द पंप वेव, पंप वेव की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सिग्नल प्रोपोगेट हो रहा है यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में, देन दी फेज मैचिंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो फेस कंडीशन जो होगी, फेस मैचिंग कंडीशन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फेज मैचिंग कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो तब सिग्नल सफर्स लॉस एंड नो गेन। तो सिग्नल जो होगा वो क्या होगा, वो क्या करेगा, उसमें लॉस होगा बट उसमें कोई गेन नहीं होगा। ओके, एंड व्हेन इट रीचेस द फर्स्ट मिरर, तो जब ये फर्स्ट मिरर पे पहुंचती है यानी कि इस M1 मिरर पे, ओके, यानी कि ये रिवर्स डायरेक्शन में चल रही थी सिग्नल वेव, जो हमने अभी पढ़ा सिग्नल वेव रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, पंप वेव की अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहाँ जा रही है, M1 मिरर पे। तो जब ये M1 मिरर पे पहुंचेगी, सो व्हेन द क्रिस्टल इज when it reaches the first mirror, then it gets partially reflected।
तो पार्शली तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, और पार्शली एंड द रिफ्लेक्टेड सिग्नल वेव अगेन अंडरगोज नॉन लीनियर इंटरेक्शन। तो जो ये पार्शली रिफ्लेक्टेड हो रही है, ठीक है, क्योंकि जो ये सिग्नल वेव है इसके लिए हमने पढ़ा था ये जो है क्या होगा, शुरू में हमने जो मिरर्स की प्रॉपर्टीज देखी थी, इसमें देखो ये सिग्नल वेवलेंथ पे ये हाई क्या है, रिफ्लेक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। इसलिए जब सिग्नल वेव जो है वो M1 मिरर पे पहुंचती है तो ये पार्शली क्या होगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। और जो पार्शली जब ये रिफ्लेक्टेड होगी तो तब क्या होगा, पार्शली जब ये रिफ्लेक्ट होगी, सो पार्शली तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो तब रिफ्लेक्टेड जो सिग्नल वेव होगी, जो पार्शली रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्टेड जो सिग्नल वेव होगी अगेन अंडरगोज द नॉन लीनियर इंटरेक्शन, यानी कि जो क्रिस्टल है उसके साथ क्या होगा, इसका इंटरेक्शन होगा। तो होगा क्या, जब इसका क्रिस्टल के साथ इंटरेक्शन होगा तो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड इस जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल वेव थी उसका जो है वो एम्पलीट्यूड अब चेंज हो गया ड्यू टू दी नॉन लीनियर इंटरेक्शन विद दी नॉन लीनियर क्रिस्टल, ठीक है। तो उस क्रिस्टल के साथ इंटरेक्शन करने के बाद इसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। For such a singly resonant oscillator, the Idler amplitude does not build up within the cavity. तो सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर के लिए जो इडलर एम्पलीट्यूड है वो चेंज नहीं होता, डज नॉट बिल्ड अप विद इन दी कैविटी, वो सॉरी बिल्ड अप नहीं होता कैविटी के अंदर, ओके। So Idler amplitude does not build up within the cavity and hence its amplitude can be neglected. इसलिए जो सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर है इसके लिए जो इडलर एम्पलीट्यूड है उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सिग्नल एम्पलीट्यूड जो सिग्नल यानी कि सिग्नल वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, इडलर वेव का एम्पलीट्यूड तो हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इडलर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो बिल्डअप ही नहीं होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो सिग्नल एम्पलीट्यूड, सिग्नल वेव के लिए जो एम्पलीट्यूड होगा इट चेंजेस विद इन द कैविटी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो वो कैसे चेंज होगा हमें पता है, यहाँ से सिग्नल वेव वाले के लिए देखो, ठीक है, क्योंकि इडलर वाला तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास केवल क्या रहेगा, ई एस, इस वाले आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हो, आप इस मैट्रिक्स वाले इक्वेशन किसी से भी देख लो, इसी इक्वेशन से देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन में आप देखो, अगर ये हम नेग्लेक्ट कर दें ये वाला टर्म, क्योंकि ये जो इडलर वेवलेंथ है, इडलर जो वेव है उसका कोई एम्पलीट्यूड ही बिल्टअप नहीं हुआ कैविटी के अंदर, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो आपके पास केवल सिग्नल वेवलेंथ सिग्नल वेव का जो एम्पलीट्यूड है वही रहेगा। तो सिग्नल वेव का एम्पलीट्यूड क्या रह जाएगा, ई एस जेड इक्वल्स टू ई एस जीरो कॉस हाइपरबोलिक जेड। तो ये वाला केवल ये वाला पोर्शन देखो आप, तो ये इक्वेशन लिखी हमने कि इसके अकॉर्डिंग जो सिग्नल वेव एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सिग्नल वेव एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, ई एस जेड इक्वल्स टू ई एस जीरो कॉस हाइपरबोलिक जी जेड, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट से ही आया है क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड इडलर वाला जो एम्पलीट्यूड है वो नेग्लेक्ट कर दिया था। So because only signal wave is resonating within the cavity, only this wave has to satisfy the condition of standing waves within the cavity. क्योंकि इसके अंदर हमने ये एज्यूम कर लिया कि कैविटी के अंदर हमने ये देख लिया कि सिग्नल वेव ही केवल ऑसिलेट कर रही है और जो इडलर वेव है वो तो उसका एम्पलीट्यूड ना के बराबर है, इसलिए इसी वेव को केवल सेटिस्फाई करना पड़ेगा स्टैंडिंग वेव्स की कंडीशन को, ठीक है, बिकॉज यही ऑसिलेट कर रही है कैविटी के अंदर, ओके। सो इफ द कैविटी लेंथ इज एल, अगर कैविटी की जो लेंथ है वो है अगर एल, कैविटी लेंथ एल है, देन अज्यूमिंग दैट द मिरर्स डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी फेज चेंजेस, और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिरर्स जो हैं वो कोई फेज चेंज को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, फेज चेंज नहीं हो रहा है उनके द्वारा, जो रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट वेव्स और रिफ्लेक्टेड वेव्स में कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो तब जो सिग्नल फ्रिक्वेंसी होगी दैट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। सिग्नल जो फ्रिक्वेंसी है वो ये होनी चाहिए, ओमेगा एस इक्वल्स टू एम इंटू पाई सी अपॉन एन एस एल, वेयर एम इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, ओके।
So in order for oscillation, the gain per round trip, अच्छा एक चीज और है इस वाली इक्वेशन में, वी हैव अज्यूम दैट द क्रिस्टल ऑक्युपाइज द एंटायर लेंथ जो हम बोल रहे हैं एल, वो पूरी क्रिस्टल ने ऑक्युपाई करी हुई है. ओके, सो क्रिस्टल ऑक्युपाइज द एंटायर लेंथ ऑफ द रेजोनेटर एंड ओनली सिग्नल फ्रिक्वेंसीज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन. ओके, सिग्नल फ्रिक्वेंसी ओनली जो है इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, satisfy this equation, would be able to oscillate within the cavity. Okay, so in order for oscillation, the gain per round trip must be equal to the loss per round trip. तो oscillation के according जो है, या oscillation के लिए जो गेन पर राउंड ट्रिप होना चाहिए, एक राउंड ट्रिप में जो गेन हुआ वो इक्वल होना चाहिए किसके, लॉस पर राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप में जितना लॉस हुआ उसके इक्वल होना चाहिए. ओके, सो अगर R1 एंड R2 रिप्रेजेंट द एनर्जी रिफ्लेक्टिविटीज ऑफ टू मिरर्स, R1 एंड R2 जो है अगर वो एनर्जी रिफ्लेक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों मिरर्स की सिग्नल वेवलेंथ पे, ठीक है, सिग्नल वेवलेंथ पे अगर ये दोनों जो है रिफ्लेक्टिविटी, एनर्जी रिफ्लेक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एंड सिंप्लिसिटी के लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसमें कोई और लॉसेस नहीं है कैविटी के अंदर, तो हम लेट ES0 बी दी एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल एट द मिरर M1. तो हमने ES0 को मान लिया कि ये है एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल वेव एट मिरर M1 पे जो सिग्नल वेव है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो है ES0, एंड एज इट प्रोपोगेट्स टू द मिरर M2, जब ये M1 मिरर से M2 मिरर की तरफ सिग्नल वेव जो है वो बढ़ रही है, तो तब देन एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा, तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग. कैसे, ES1L इक्वल्स टू ES0 कॉस हाइपरबोलिक GL. तो हमने Z को हमने ले लिया इक्वल टू L, क्योंकि हमें पता है कि पूरी कैविटी में जो है वो क्रिस्टल ने ऑक्युपाई करा हुआ, तो Z इक्वल्स टू हम मान सकते हैं क्या, L. तो Z की जगह पे L रख दिया हमने, तो ES1 ये क्योंकि M1 से प्रोपोगेट कर रही है M2 की तरफ, इसलिए यहाँ ES1 लिख दिया हमने, ES1L इक्वल्स टू ES0 cos hyperbolic GL. सो अ फ्रैक्शन ऑफ दिस वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय मिरर M2. फिर से अगेन ये जो वेव है जो जहाँ M2 पे पहुँच रही है, M1 से जा रही है ये, तो इसका भी, इस वेव का भी कुछ पार्ट जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा. सो फ्रैक्शन ऑफ दिस वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर M2, एंड अज्यूमिंग दैट मिरर्स डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी फेज चेंजेस. फिर से हम वो एज्यूम कर लें कि जो मिरर्स हैं वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव में कोई भी फेज चेंज इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. तो एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द मिरर M2, एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टिविटी जो होगी वो कितनी होगी, amplitude reflectivity of the mirror M2 would be under root R2. Okay, thus the amplitude of the reflected signal wave on mirror M2, तो एम्पलीट्यूड जो होगा रिफ्लेक्टेड सिग्नल वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा M2 मिरर पे, रिफ्लेक्टेड सिग्नल वेव का जो एम्पलीट्यूड है मिरर M2 पे, एंड ट्रेवलिंग टूवर्ड द मिरर M1, यानी कि जो M2 पे जो M1 से जो सिग्नल वेव जा रही थी उसके जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है जो कि फिर से M1 की तरफ आ रहा है, उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे चेंज होगा, वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा. तो यहाँ लिख सकते हैं हम M2 से वो जा रही है M1 की तरफ, इसलिए यहाँ 2 लगा दिया हमने. तो ES2L इक्वल्स टू, या 2 और 1 इसको नहीं मानेंगे हम, तो हम इस इक्वेशन को हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो यहाँ से ये वाली 1 पहली वाली वेव ये थी, फिर दूसरी वेव जो यहाँ रिफ्लेक्ट बैक हुई दूसरी वेव, और तीसरी वेव जो हमारे पास अच्छा चलो उसको अभी हम देखेंगे. सो ES2L इक्वल्स टू जो ये वाली वेव थी इसको 1 मान रखा है, और जो ये वाली वेव थी जिसका एम्पलीट्यूड चेंज अब हम निकाल रहे हैं उसको 2 मान लिया. ठीक है, रिफ्लेक्टेड जो इसके पार्शियली जो रिफ्लेक्टेड हुई है उसको हम सेकंड से डिनोट कर रहे हैं. सो ES2
एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर टू, यहाँ एक टर्म आ गया अंडर रूट आर टू, ठीक है, इंटू ई एस जीरो कॉस हाइपरबोलिक जी एल. So this is equation 4. Now neglecting all the other losses, scattering loss वगैरह, तो इनको हम neglect कर लेते हैं. तो all other scattering, all other losses such as scattering losses we are neglecting. So while the signal wave travels toward the mirror M1, जब ये M1 की तरफ, फिर से ये यहाँ M1 मिरर की तरफ जब ये वेव, सिग्नल वेव जो है ट्रेवल कर रही है, द वेव वुड नॉट अंडरगो एनी एम्पलीफिकेशन एज द फेज मैचिंग कंडीशन वुड नॉट बी सेटिस्फाइड. अगेन फेज मैचिंग कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसलिए इसके जो एम्पलीफिकेशन है, इसमें कोई एम्पलीफिकेशन नहीं होगा. तो एम्पलीफिकेशन नहीं होगा तो इसमें कोई जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है. Thus the amplitude of the signal wave as it arrives on mirror M1 would be given by equation 4. इसलिए इस वाली कंडीशन के लिए जब ये M1 की तरफ जा रही है इक्वेशन, सॉरी वेव M1 की तरफ जब जा रही है, इसमें कोई एम्पलीट्यूड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, यही वाली रहेगी, ठीक है. सो दिस इज शोन बाय इक्वेशन 4. नाउ मिरर M1, फिर से अब अगेन M1 मिरर पे जब वो वेव आएगी, फिर से कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा. सो M1 रिफ्लेक्ट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द सिग्नल वेव एंड द सिग्नल वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1 वुड बी, अब क्या होगा, यहाँ रिफ्लेक्टिविटी आ जाएगी M1 मिरर की. तो M1 मिरर की जो रिफ्लेक्टिविटी है वो क्या है, अगर अंडर रूट एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टिविटी जो M1 मिरर की है वो अगर अंडर रूट R1 है, तो ये जो शो होगा, अब ये ES3 लिख दिया हमने, ठीक है. तो ये 3 वही है कि थर्ड, उसको हम थर्ड वाली सिग्नल वेव मान रहे हैं. ऐसे करके हमको नाम दिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसलिए हम उसको 3 से यहाँ डिनोट कर रहे हैं. सो ES3 0 इक्वल्स टू अंडर रूट R1 R2 ES0 कॉस हाइपरबोलिक GL. सो दिस इज इक्वेशन 5. फॉर ऑसिलेशन the signal amplitude should repeat itself after one round trip. ऑसिलेशन के लिए सिग्नल एम्पलीट्यूड जो है, इट शुड रिपीट इटसेल्फ, इसको अपने आप को फिर से क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा आफ्टर वन राउंड ट्रिप. तो वन राउंड ट्रिप के बाद इसको फिर से जो है, क्योंकि ऑसिलेशन में आपको पता है वन राउंड ट्रिप के बाद फिर से अगेन जो है वो एम्पलीट्यूड क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है. सो ES3 0 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ES0 एंड इक्वेशन 5 गिव्स द कंडीशन. तो इक्वेशन 5 जो है वो हमें क्या कंडीशन देगी, देखो इक्वेशन ES0 कहाँ है आपके पास, ES0 है ये नहीं, यहाँ पे से देखो इक्वेशन 2 में देखो आप ES0 इक्वल्स टू हो जाएगा ES0 इंटू कॉस हाइपरबोलिक, और z की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है. तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई ES0 इक्वल्स टू ES0 1, और एक इक्वेशन जो है आपके पास है ये वाली 3 वाली, मतलब इक्वेशन 5 ES0 या ES0 इक्वल्स टू ES0 इंटू 1, ठीक है. एक मिनट, ES0 इंटू 1, ये इक्वेशन 2 से आया, ठीक है. और ये इक्वेशन 5 है. तो हम कह रहे हैं कि एवरी राउंड ट्रिप के बाद जो है वो ये सिग्नल एम्पलीट्यूड जो है वो रिवाइज होगा, रिपीट होगा, ठीक है. इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन की अगर कंपैरिजन करते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, ES3 0 इक्वल्स टू ES0 के इक्वेट कर दिया अगर हमने, तो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक GL इंटू अंडर रूट R1 R2. यहाँ राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पर ES0 का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर ES0 का जो कॉफिशिएंट है वो ये है. तो हम देख सकते हैं कि अंडर रूट R1 R2 इक्वेशन 5 वाला कॉस हाइपरबोलिक GL को अगर हम इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड से कंपेयर करें तो वो होगा इक्वल्स टू 1, ठीक है. तो यही लिखा हमने, अंडर रूट R1 R2 कॉस हाइपरबोलिक G
टी एच, ये जो टी एच है ये थ्रेशोल्ड कंडीशन को शो कर रहा है। ओके, सो दिस इज जी टी एच इज द थ्रेशोल्ड गेन कोफिशिएंट। ये जो जी टी एच है वो थ्रेशोल्ड गेन कोफिशिएंट है, एंड जी टी एच एल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो हम इसको जो है एक्सपेंड कर सकते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में। ये तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक जी टी एच एल इक्वल्स टू 1/√R1 R2। ओके, सो 1/√R1 R2, सो इसको हम कर सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूले को, तो ये तो 1+x²/2 प्लस फैक्टोरियल 2 + x³ ये होगा। ठीक है, तो आप इसको देखो तो जी टी एच का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये 1 इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√R1 R2 -1। ठीक है, सो जी टी एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जी टी एच स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ इसको 2 ले गए इधर, तो बाकी जब हम जी टी एच निकालेंगे तो यहाँ पूरे का अंडर हो जाएगा। अच्छा, एल भी आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो जी टी एच इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर√2 बाई एल, जी टी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2/L स्क्वायर इंटू 1/√R1 R2 -1। तो जी टी एच जो है वो हो गया आपका अंडर√2/L, और ये जो टर्म है ये वाला इसका, हाँ इसका 1/2 या अंडर√this पावर हाफ। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 7, एंड इफ रिफ्लेक्टिविटीज ऑफ टू मिरर्स, यानी कि R1 एंड R2 जो है वो इक्वल्स टू R हो एंड इट इज़ क्लोज टू यूनिटी हो, ठीक है, देन द अबव एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अप्रोक्सीमेटेड एज जी टी एच इक्वल्स टू अंडर√2/L 1 ये हो जाएगा कितना, R² का अंडर√-1 की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/R-1 की पावर हाफ। ठीक है, ओके, और ये हो सकता है 1 - R की पावर हाफ, और अपॉन में R भी R की पावर हाफ है, इसको यूनिटी के बराबर ले लिया है, सो 1 - R की पावर हाफ। ठीक है, और ये अंडर√2 है ही, तो ये हो जाएगा आपका अंडर√2 1 - R अपॉन यहाँ L, वो R को हमने 1 मान लिया। ठीक है, तो जी टी एच जो होगा थ्रेशोल्ड गेन कोफिशिएंट जो होगा, गेन कोफिशिएंट एट थ्रेशोल्ड, वो ये होगा अंडर√2 1 - R अपॉन L। ओके, और गेन कोफिशिएंट जो है वो आपका जो इंटेंसिटी, पंप इंटेंसिटी है उससे रिलेटेड है। कैसे, ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ी थी। तो गेन कोफिशिएंट इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ पंप इज फ्रॉम दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन G² इक्वल्स टू कापा एस कापा आई EP का मॉड स्क्वायर, EP एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए GTH² इक्वल्स टू कापा एस कापा आई EP TH स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं हम थ्रेशोल्ड वैल्यू पे। तो GTH यानी कि थ्रेशोल्ड गेन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड एम्पलीट्यूड लेंगे हम। सो GTH² इक्वल्स टू ω/s ω/i d² अपॉन c² ns ni 2c μ0 IPTH NP ईटा p। तो ये सब वैल्यू जो ये हमने कल जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने दो इक्वेशंस देखी थी, ω/s एंड ω/i वाली जो इक्वेशंस थी फ्रीक्वेंसी वाली, वो हमने सब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। ठीक है, hence threshold pump intensity required for a singly resonant parameter oscillator जो होगा वो कैसे होगा, यहाँ से आपने IPTH की वैल्यू निकाल देंगे, ये सब इसको इधर ले जा लेंगे। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, और यहाँ GTH² की वैल्यू रख देंगे। GTH² की वैल्यू क्या है, ये वाली 2 1 - R, GTH² करेंगे तो ये अंडर हट जाएगा L², तो GTH² की वैल्यू भी रख देंगे हम 2 × 1 - R अपॉन L², तो 2 × 1 - R अपॉन L²। ठीक है, और ये सब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जब हम उधर रखेंगे, तो ये सब इधर आ जाएगा,
तो IPTH जो है यहाँ से आ जाएगा आपका, इसको इधर ले जाने की सब कुछ, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 9 एंड दिस इक्वेशन is the threshold pump intensity required for a singly resonant parametric oscillator. तो सिंगली रेजोनेंट पैरामीट्रिक ऑसिलेटर के लिए जो रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड पंप इंटेंसिटी है वो आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं, ओके। तो सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर जो ऑसिलेटर है पैरामीट्रिक ऑसिलेटर, उसमें इतना ही है, इसको आप ढंग से पढ़िए और फिर डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर हम पढ़ेंगे, ओके।